हाय स्टूडेंट, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल केटक्यू इंस्टीट्यूट। तो आज का हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का सेकंड लेक्चर है कक्षा 12 का। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर लिया था। वहाँ डिस्कस किए थे, लास्ट टॉपिक थे शायद आवेशन की विधियाँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आते हैं कूलॉम का नियम, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स, यानी इतनी टॉपिक आज हमको डिस्कस करना है। सबसे पहला पढ़ना है कूलॉम का नियम, अध्यारोपण का सिद्धांत, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, देखिए होता क्या है, जब मतलब आपके जो आवेश की उत्पत्ति हुई थी एज अ गिलबर्ट से, ठीक है, गिलबर्ट ने बताया था, फिर आए थेल्स आपके, उसके बाद थेल्स ने ये बताया था कि जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं और जो विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को खींचते हैं। तो दूर भगाने और खींचने में एक बल काम करता है, एक बल काम करेगा जिस बल का नाम होता है वैद्युत बल। और वैद्युत बल आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है आकर्षण बल, दूसरा होता है प्रतिकर्षण बल। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण, अब ये बल तो लग रहे हैं भाई, अगर सजातीय आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लग रहा है और विजातीय आवेश है तो आकर्षण बल लग रहा है। आकर्षण मतलब खींचना, प्रतिकर्षण मतलब दूर भगाना। तो इतने बल आपके काम कर रहे हैं। अब ये तो बता दिए थे थेल्स ने, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि कितना बल लगेगा, किन्हीं दो आवेशों के बीच कितना बल लगेगा। तो उसका जो अध्ययन किया वो किन्होंने किया, कूलॉम ने किया। दरअसल जो कूलॉम का नियम है सेम एज आपने 11 में पढ़ा था न्यूटन का नियम। न्यूटन का नियम क्या पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण संबंधी, F इक्वल टू जी यम1 यम2 अब बटे में आर स्क्वायर। आपको याद होगा कि ये नियम आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यफ का मतलब ही होता है बल, यानी गुरुत्वाकर्षण बल, यम1 मतलब पहले वस्तु का द्रव्यमान या दूसरे वस्तु का द्रव्यमान, उनके बीच की दूरी, और ये है आपका नियतांक, यही पढ़ा था। सेम इनका भी नियम यही टाइप का है, वन एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। देखिए सेम क्या मैचिंग कर रहा है, बस फर्क क्या है भाई, इन्होंने भी बल को माना तो यहाँ भी बल माना गया, यहाँ भी नियतांक तो यहाँ भी नियतांक। अब इन्होंने पहले पिंड का द्रव्यमान लिया और दूसरे पिंड का द्रव्यमान लिया, उनके बीच की दूरी लिया, और यहाँ पे क्या किया कि पहले पिंड का आवेश लिया और दूसरे पिंड का आवेश लिया, साथ में उनके बीच की दूरी लिया, और पता करना चाहा कि जो कूलॉम का नियम है उनके द्वारा मतलब बनेगा क्या और कितना बल इन दोनों आवेशों के बीच लगेगा। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। और ये तो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है। आप यही कह सकते हैं कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य, किन्हीं दो पिंडों के मध्य उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और यहाँ पर हम क्या कहेंगे, किन्हीं दो पिंडों के मध्य उनके आवेशों के कारण लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल वैद्युत बल कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत बल कहलाता है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि आखिर में ये नियम होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए कूलॉम ने किया क्या था, दो पार्टिकल्स लिया या दो बिंदुवत आवेश लिया। कैसा आवेश लिया, बिंदुवत। एक चीज याद रखिएगा, जो कूलॉम का नियम सत्य है वो सिर्फ बिंदुवत आवेश के लिए सत्य है, और आप बोल सकते हैं कि आवेश स्थिर होना चाहिए, जो कि इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिकी में, यानी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यानी स्थिर विद्युतकी में। तो स्थिर विद्युतकी का मतलब ही होता है कि स्थिर चार्ज। तो इनका जो आवेश होता है वो स्थिर होता है और बिंदुवत होता है। अगर कोई बहुत बड़ा गोला दे दिया जाए आर त्रिज्या का और उनके बीच वैद्युत बल बोले तो आपका कूलॉम का नियम वहां पे फेल हो जाता है, वहां दूसरा मेथड लगता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं दो पिंड, और एक को माना इन्होंने ए, दूसरे को माना बी, और पहले के आवेश को माना Q1, दूसरे के आवेश को माना Q2। फिर यहां पर इनके बीच की दूरी को क्या माना, सेम आपके न्यूटन जैसा आर मान लिया। क्या मान लिया, आर। तो इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। देखिए करना क्या है, माना दो आवेश ए और बी हैं जिनके मध्य की दूरी आर है, स्मॉल आर, तथा ए का चार्ज Q1 और ये का Q2 चार्ज है या Q2 कूलॉम है। ठीक है, तो इतने आवेश माने। अब इन्होंने बताया कि जो इनके बीच वैद्युत बल लगेगा वो किस पे डिपेंड करेगा। तो इन्होंने पहला क्या बताया, पहला ये बताया कि इनके बीच जो बल लगेगा वो प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 के। ये पहला नियम। दूसरा कथन में इन्होंने क्या कहा
कि जो एफ होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 1/r²। समझ में आया? देखिए इन्होंने टोटल इस नियम में 2 कथन दिया था। इन्होंने बताया क्या था कि जो लगने वाला वैद्युत बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो फिर से हम सुनेंगे एक बार, नियम को हम बोल रहे हैं, आप लोग नोट्स बना रहे हो तो उसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। इन्होंने बताया क्या था, देखिए कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के या उन दोनों पिंडों के आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही आपके कूलाम का नियम है। तो कूलाम का नियम यही समझ में आता है, ठीक है। और कूलाम का नियम देखिए, अभी जब समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देंगे, समीकरण 1 व 2 से, या समीकरण ना माने तो समीकरण यहां हम मान सकते हैं, ठीक है। अगर समीकरण मानने की इच्छा नहीं है तो यहां लिख सकते हैं कथन 1 व कथन 2 से। अब देखिए एलएचएस सेम है तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू सीधा आएगा Q1 Q2 बटे में r²। अब जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है वहां कोई ना कोई वैल्यू लगती है, यहाँ लिख दे रहे हैं। तो एफ बराबर, अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो हमने के लगाया और के Q1 Q2 बटे में r²। आपको पता होगा लिखेंगे जहां के बराबर होता है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। समझ में आया? तो ये आपका हो गया किसका नियम? कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम आपका यही कहता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कूलाम के नियम की सीमाएं। आखिर कूलाम का नियम कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं हो सकता? देखिए कूलाम नियम कहाँ कहाँ, पहली बात तो इसकी सीमा है कि जो कूलाम का नियम है सिर्फ बिंदुवत आवेश के लिए सत्य है, यानी ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए सत्य है, बाकी किसी के लिए सत्य नहीं है। और दूसरी इसकी सीमाएं हैं कि ये स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। अगर आवेश गतिमान है तो वहां कूलाम का नियम आपका फेल हो जाएगा, कूलाम का नियम काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आवेश बिंदुवत हो, स्थिर हो, तो अब आपका कूलाम का नियम काम करेगा, ठीक है। तो कूलाम के नियम की पहली सीमा क्या है? आवेश बिंदुवत होना चाहिए। दूसरी सीमा क्या है? आवेश जो है वो स्थिर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। थर्ड पार्ट है कि दोनों आवेशों की बीच की जो दूरी है वो एक फर्मी से कम नहीं होना चाहिए, यानी नाभिकीय दूरी से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए। क्योंकि नाभिकीय दूरी के अंतर्गत वहां नाभिकीय बल कार्य करने लगता है, तो इसलिए जो एक फर्मी का मतलब होता है 1 × 10⁻⁻15 मीटर, यानी इतने से दूरी अगर कम है तो वहां पे कूलाम का नियम अप्लाई नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको कूलाम का नियम और कूलाम की सीमाएं समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता क्या है कि भाई अगर मान लीजिए बहुल आवेशों के बीच, इसकी हिंदी भी होती है बहुल आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, बहुल आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, यानी कई आवेश अगर एक साथ रख दिए जाएं तो वहां पर कूलाम का नियम किस प्रकार अप्लाई होगा, या कई आवेश का समूह रख दिया जाए तो एक आवेश पर कार्य करने वाला जो बल होगा वो कितना होगा, यही आपको बताना है। तो देखिए करना क्या है, सपोज करिए हम 4 पांडु चार्ज मान लेते हैं। चलिए सपोज करिए आपके पास ये है Q0, ठीक है, और यहाँ पे है Q1, ये है Q2, इधर मान लेते हैं Q3, ये है Q4 और ये है Qn। क्या मान लेते हैं? Qn। सपोज करिए सिर्फ हमको एक आवेश पे कैलकुलेट करना है, वो आप कोई सा भी ले लीजिए। सपोज करिए हम 0 पे करते हैं या Q बस पे करते हैं, समझ में आया? ठीक है, तो ये Q है, Q1 Q2 Q3 Q4 Qn। अब आपको पता होगा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी को R1 बोल देते हैं,
इनके बीच की दूरी को R2 बोल देते हैं, इनके बीच की दूरी को R3 बोल दें, इन दोनों के बीच की दूरी के R4 बोल दें, ठीक है, और यहाँ के बीच की दूरी को Rn बोल दें। समझ में आया? तो अब आप जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखेंगे तो ये तो टॉपिक हो गया क्लियर। अब हम करेंगे क्या, थोड़ा सा हम हेडिंग मिटाएंगे, ठीक है, क्योंकि जगह की जरूरत है हमको। चलिए देखिए यहाँ कैलकुलेट कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे Q1 के कारण, Q1 के कारण Q पर कार्यरत बल, अगर इसको हम F1 बोल दें तो F1 बराबर होगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q1 का मान है Q, Q2 का मान है Q1 बटे में R1 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर लिखेंगे Q2 के कारण Q पर बल, अब आपको पता होगा कि Q1 के कारण जो Q पर बल लगेगा वो आप लगेगा F2, तो F2 बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे में R2 का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब नेक्स्ट में लिखेंगे Q3 के कारण Q पर कार्यरत बल, देखिए Q3 कारण निकालेंगे तो F3 निकलेगा, F3 बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बटे में R3 का स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से अगर हम Qn के कारण करें, Qn के कारण Q पर बल या Q पर कार्यरत बल, ये आपका Fn मान लेते हैं, ठीक है, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Qn बटे में Rn का स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। समझ में आया? अब चारों समीकरणों को हम मिला देते हैं, समीकरण 1, 2, 3 और 4 से देखिए F बराबर जो कार्यरत कुल बल होगा F बराबर होगा F1 प्लस F2, या ऐसे करिए पिंड पर मतलब Q1 पर Q पर कार्यरत कुल बल, अब कार्यरत कुल बल आएंगे तो F बराबर आएगा क्या, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस डॉट 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 Fn, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे तो F बराबर आएगा, इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे में R1 का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे में R2 का स्क्वायर प्लस, इन दोनों का नहीं लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट, मतलब लिख सकते हैं आप बट जगह के कारण हम नहीं लिख रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बटे में Rn का स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो F इजिकल टू, अब यहाँ से आप देखेंगे तो क्या मिल रहा है हमको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है और साथ में Q भी कॉमन है, करेक्ट है। अब देखिए जब Q हट गया तो यहाँ बचा क्या, Q1 बटे R1 का स्क्वायर प्लस Q2 बटे R2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Qn बटे Rn का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी बहुल आवेशों के मध्य कार्यरत बल, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा आवेश हैं तो आपके इस फार्मूले से, और किसी एक आवेश पर निकालना है चार्ज या बल निकालना है तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। कहीं कहीं क्या किया गया है, R1 यहाँ R1 मान लिया गया तो 1 2 1 3 करके लिखा गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की, ठीक है। तो इसको इरेज कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की।
तो देखिए वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो जो आपका वैद्युत क्षेत्र, अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की, किसकी बात करें, वैद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। देखिए क्षेत्र का मतलब होता है एरिया, क्षेत्र मतलब होता है एरिया, ठीक है, या फील्ड। तो एरिया आप ऐसे समझिए कि एरिया क्या होता है भाई, चारों ओर, एरिया मतलब पूरा, अगर ना ये एरिया अपना है तो मतलब पूरा एरिया, ठीक है। तो किसी भी आवेशों के चारों ओर, जैसे कोई आवेश मान लीजिए ये आपका प्लस चार्ज है, ये इधर आपका माइनस चार्ज है, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं प्लस और माइनस होता है। तो जब ये प्लस चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र हम बोलेंगे किसको, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे कोई इसका एक एरिया होगा, ठीक है, फिक्स एरिया होगा, तो किसी एक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश वैद्युत आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, उसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्लियर हो गया, यानी ऐसा किसी आवेश के चारों ओर का उतना क्षेत्र होगा जिसमें कोई अन्य आवेश ऐसे लाएंगे इधर, तो या तो वो आकर्षित हो जाएगा या तो वो प्रतिकर्षित हो जाएगा, यानी दोनों में से अगर कोई बल लगने लगे जिस एरिया से, जिस लिमिट से, तो उस पूरे एरिया को ही हम बोल देते हैं वैद्युत क्षेत्र। क्लियर हो गया, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट बात करते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखा, अब आएंगे इसी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। सपोज करिए ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ ये है इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसको ई से दिखाया जाता है, और ई इज इक्वल टू होता है एफ अपान क्यू नाट। क्या होता है, एफ अपान क्यू नाट। देखिए ये वैल्यू आती कहाँ से है, बोलेंगे कि एक परीक्षण आवेश क्यू नाट को, एक परीक्षण आवेश क्यू नाट को अनंत से, कहां से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में लगाए गए बल, भाई वहां से खींच के अंदर लाओगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बल लगेगा। ये इन्फिनिटी है यानी इनफाइनाइट पर है, ठीक है, और ये परीक्षण आवेश है आपका। तो किसी भी परीक्षण आवेश को, ठीक है, परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर या अंतर्गत लाने में लगाए गए बल तथा उस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका जो प्रतीक होता है वो ई होता है, सूत्र होता है ई इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट, और अगर मात्रक देखें तो इसका मात्रक क्या बनेगा, मात्रक एफ का होता है न्यूटन प्रति, इसका होता है कूलाम। समझ में आया, तो ये इसका मात्रक होता है। तो आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न क्यों होता है, आखिर वैद्युत क्षेत्र आता कहाँ से है। तो जो वैद्युत क्षेत्र आता है वो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं या वैद्युत बल रेखाओं से आता है, ठीक है। तब हम बात करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं। इधर मानते हैं प्लस, इधर मानते हैं माइनस। देखिए वैद्युत बल रेखाएं अगर आप देखा जाए तो ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये रियल की नहीं होती।